ये जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसमें यादव की जगह कहाँ है? जो दलित है उसकी जगह कहाँ है? जो 85% लोग हैं उनको हिंदू राष्ट्र में किस स्तर पर रखा जाएगा? उनके लिए शिक्षा व्यवस्था, अगर यादवों के साथ भी अगर ये घटनाएं होती हैं तो समझ लो कोई जाति सुरक्षित नहीं है। और बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये शास्त्रों से नहीं चलेगा, और ये धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं चलेगा। मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं ये, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहाँ आपको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र ये लोग 3 जातियों का बनाना चाहते हैं, और बाबा बागेश्वर उसके प्रधानमंत्री होंगे, तो इसलिए ये आपको परमिशन। हाँ, हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो जो बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं वो, शास्त्री, वो धीरेन्द्र शास्त्री वो प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि वो ही हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल कर रहे हैं। और आज दिन तक किसी दलित का, ओबीसी, एससी, एसटी की, गरीब की बेटी का, किसी का बलात्कार हुआ हो, किसी के साथ अत्याचार हुआ हो, दिल्ली में लाखों के लोगों के मकान तोड़ दिए गए, एक भी कोई शास्त्री या कोई धीरेन्द्र शास्त्री निकल के नहीं आया कि ये जो गरीब हिंदू मारे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो कभी इन्होंने उनकी बात उठाई हो? ये जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसमें यादव की जगह कहाँ है? जो दलित है उसकी जगह कहाँ है? जो 85% लोग हैं उनको हिंदू राष्ट्र में किस स्तर पर रखा जाएगा? उनके लिए शिक्षा व्यवस्था, मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था उनके लिए वही होगी जो आज से 300-400 साल पहले थी। उनको पढ़ना, अगर स्कूल जाएंगे तो उनके कान में शीशे पिघला के डाले जाएंगे। तो इसलिए लोग जो है अब जाग रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भले ही ये कुछ ना दें, कहीं परमिशन ना दें, लेकिन लोग लड़ाइयाँ लड़ेंगे और जहाँ जगह मिलेगी वहाँ लड़ेंगे। सर, समाज एकजुट हो रहा है क्या? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चाहे यादव समाज हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, लोग आपस में ही बटे हुए, एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं। देखो, जब तक समाज संविधान के हिसाब से चल रहा था तब तक लोग जाति प्रथा को नहीं मानते थे। अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक जाति के लिए काम कर रही है और कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के समाज को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है विशेष लोगों के लिए काम कर रही है और कुछ व्यापारी मित्रों के लिए काम कर रही है। अगर यादवों के साथ भी अगर ये घटनाएं होती हैं तो समझ लो कोई जाति सुरक्षित नहीं है। उन जातियों के लिए यादवों के लड़कों पे पहले से कई हजार मुकदमे दायर हैं, इसलिए ये लड़ाई निरंतर चलती रहे। मुकदमा हो, फांसी हो, जेल हो, आज़ादी की लड़ाई अगर ऐसे लड़ी जाती तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। देखो, सनातन किसका है? सनातन को कौन खरीद रखा है? सनातन किसके यहाँ गिरवी रखा है? मैं ये नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि देश आज भी वो वीर सपूत इस देश के अंदर मौजूद है जो देश को संविधान की तरफ ले जाना चाहते हैं। और बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये शास्त्रों से नहीं चलेगा, और ये धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं चलेगा। तो ये देश याद रखेगा। नाम किसी का नहीं छुपा है, किसी की जाति नहीं छुपी, किसी की बिरादरी नहीं है। सरकार जाति और बिरादरी बांट रही है, तो बिरादरी कोई नहीं छुपा सकता किसी की। किसी ने नहीं छेड़ा, ये सब जो है बाद में निकल के आता है। जब सरकार फंसती है तब ये अपने लोगों को भेज के निकलवाती है। दिल्ली के अंदर परमिशन नहीं मिली, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? तो कार्रवाई शुरू हो गई है। देखो, दिल्ली में तो परमिशन मिलेगी नहीं, उत्तर प्रदेश में परमिशन मिलेगी नहीं, आपको मध्य प्रदेश में परमिशन मिलेगी नहीं, जहां। लेकिन मसला सिर्फ वक्फ का नहीं है, मसला हमारे वजूद का और हमारी पहचान का भी है। ऐसे हालात में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ख़ासतौर से जो अभी रूलिंग क्लास है, इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर उन्होंने इलेक्शन जीतने का एक बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिया है, और वो आसान तरीका है कि मोबिलाइजेशन और पोलराइजेशन के लिए हमें निशाना बनाया जाए। और हमें निशाना इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि हम पॉलिटिकली बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं, पॉलिटिकली एक तरह से इररिलेवेंट है, और हमें निशाना बनाना आसान है। तो ऐसे में अब हम उनका सामना किस तरह से करें?
मैं आपसे ये बतलाना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी सूरत में हमें मायूस नहीं होना है। जब ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारे लिए मौका है खुद अपने अंदर झांक के देखने का और अपने आप को इस आने वाले चैलेंज के लिए तैयार करने का। ये चैलेंज हमारे लिए बड़ा लंबा चलेगा। आज वक्फ का मसला ख़त्म हो भी जाएगा तो कल दूसरे तीसरे मसले खड़े हो जाएंगे। तो हमें अपने लिए न सिर्फ खुद को इसके लिए तैयार करना है, बल्कि अपने आने वाली नस्लों को भी इसके लिए तैयार करना है, ताकि हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। एक चीज़ मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा मुल्क है और हमने अपनी और अपनी नस्लों की तरबियत इस तरह से करनी है, इसके हर गोशे पे छा जाना है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने अपने बारे में रख के आपसे विदा लेना चाहूँगा कि मैं मेरठ शहर का रहने वाला हूँ और मेरे ख़ानदान में कभी किसी ने नौकरी नहीं की। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरठ की तारीख़ में जब से मैंने होश संभाला है, ये जो हालात आज पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, मैंने अपने बचपन से उन्हें महसूस किया है। और 19 मई 1987 को मेरठ की तारीख़ का सबसे ज़बरदस्त कम्युनल राइट हुआ था। और वो कम्युनल राइट तकरीबन 2 हफ्ते तक कर्फ्यू वहाँ पे रहा, और 2 हफ्ते के कर्फ्यू के बाद जब कुछ घंटों की कर्फ्यू में ढील दी गई तो जो मेरी इंटरव्यू की कॉल थी वो पोस्टमैन ने घर के सामने ला के डाली थी। मैंने आर्मी के लिए रिटन एग्ज़ाम दिया था और मुझे पता लगा कि मेरा इंटरव्यू बेंगलोर के अंदर है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे मौके पे एक पीएसी के कमांडेंट हमारे घर के सामने उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे बस स्टैंड तक छुड़वाया और बस स्टैंड से बस पकड़ के मैं बेंगलोर के अंदर पहुंचा। और बेंगलोर में 18 लड़के इंटरव्यू के लिए थे। उन हालात में भी जिसका सिलेक्शन हुआ मैं सिर्फ अकेला था। और सिलेक्शन होने के बाद मैं जिस ब्रांच में गया, मैं उसकी हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर पहुंचा। और यहाँ पहुंचने के बाद जब मैं जनरल के लिए अप्रूव हो गया, मुझे जनरल बनना था, मेरी मेडिकल कैटेगरी के अंदर एक इशू ये था कि मैं 9000 फुट की ऊंचाई पे परमानेंटली पोस्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन मेरी जनरल की वैकेंसी दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर पे थी। इस ग्राउंड पे मुझे प्रमोशन डिनाई किया गया। मैं अपने हक के लिए लड़ा, एएफटी के अंदर लड़ा, मैंने अपना केस जीता। फिर कोशिश की गई कि जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना किया जाए और मुझे उसी रैंक में रिटायर कर दिया जाए ब्रिगेडियर की। तो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस लड़ा। उन्होंने मेरा रिटायरमेंट स्टे कर दिया और मेरी वैकेंसी भी रिजर्व कर दी। फिर मेरा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला और मैं शुक्रगुजार हूं कपिल सिब्बल साहब का, जो मेरे लिए खड़े हुए उस केस के अंदर। और वहां से केस मैंने जीता और जीतने के बाद फिर मैं जनरल बना। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने पूरी मेहनत से अपना काम किया और अपना काम करने के बाद रिटायरमेंट के वक्त मुझे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था, आर्मी चीफ ने मुझे बुलाया और बुला के मेरे से उन्होंने एक बात कही कि तुम्हारी ब्रांच में सब तुम्हारी बात मानते हैं, तुम रिटायरमेंट के बाद भी सबको गाइड करते रहना। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। ये सारी बातें मैं आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कैसी भी मुश्किलें आए, आप अपना स्ट्रगल करते रहिए। इस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अपनी जगह बनाइए और कैसे भी हालात में नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ
आगे बढ़ना है। और याद रखिए कि ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत और रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।